अनुभव, दृष्टि और सीख से जुड़ने का अवसर मिलेगा। जैसा कि ज्ञानशाला ISDG रिसर्च फाउंडेशन का एक प्रमुख और बेहद ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, जो शुरुआती कक्षाओं में बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में कार्य करता है। इसी संदर्भ में आज हम ISDG रिसर्च फाउंडेशन संस्था के मार्गदर्शक और प्रेरक कुमार देवाशीष सर को सुनेंगे। वे ज्ञानशाला की सोच, उसकी यात्रा और उस दृष्टिकोण पर विचार साझा करेंगे जो FLN को जमीनी स्तर पर जोड़ती है। मैं सादर अनुरोध करती हूँ देवाशीष सर से कि कृपया मंच पर पधारे और अपने अनुभव विचार हमारे साथ साझा करने की कृपा करें। कृपया जोरदार तालियां देवाशीष। आप सभी को जोहार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है। थोड़ा सा हम विलंब हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे, लेकिन समय का हम पूरा ध्यान रखेंगे आगे और सीमित मर्यादित चलेंगे, अपनी बातों को आगे रखेंगे। डहर ज्ञानशाला FLN कॉन्क्लेव। डहर मतलब रास्ता। कई लोग पूछेंगे कि डहर क्या है, तो डहर रास्ता है। यहाँ हम बैठे हैं एक रास्ता खोजने के लिए, आगे रास्ता क्या होने वाला है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव सर उपस्थित हैं, जिन्होंने ग्लोबल आउटलुक और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को मूल मंत्र बनाकर झारखंड में प्रभावी काम किया है। हमारे बीच में पारुल शर्मा मैम हैं, जिन्होंने शिक्षा को पूरा जीवन ही दे दिया है। हमारे बीच में हलधर महतो सर हैं, जिन्होंने यहाँ की मिट्टी से, गांव से उठ के, रामगढ़ के गोला के डिमरा गांव से उठ के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक की यात्रा तय की और आज समाज में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर संतोष किड़ो जी हैं, जो आदिवासी समाज के पहले अंग्रेजी पत्रकार रहे भारत में। लोयला कॉलेज और सेंट जेवियर्स कॉलेज, लोयला कॉलेज चेन्नई और सेंट जेवियर्स कोलकाता से पढ़ाई इन्होंने की, गांव से चलकर सब कुछ किया और आज सेंट जेवियर्स कॉलेज के मास कॉम के HOD भी हैं। तो सौभाग्य का ये क्रम है कि हमारे बीच में अन्य विशेष कई जो झारखंड और देश में काम करने वाली बड़ी संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि उपस्थित हैं। हमारे बीच में मार्गदर्शक उपस्थित हैं, ISDG की पूरी टीम है और साथ ही गांवों से ज्ञानदूत महिलाएं भी हमारे बीच आई हैं, जो इस ज्ञानशाला कार्यक्रम को आगे ले जाती हैं और एक नया डहर तलाश रही हैं। स्वागत आप सभी का। तो आज भूमिका रखने का मुझे दायित्व मिला है कि ये ज्ञानशाला क्या है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो बात सन 2020 सितंबर की है। कोविड का समय था, बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। संस्था 2019 मई में निकल कर आती है कि काम करना है। कोविड का समय था, तय हुआ कि प्राथमिक शिक्षा से महत्वपूर्ण कोई दूसरा कार्य नहीं है, लेकिन आखिर इस कार्य को करें कैसे। संस्था के पास संसाधन नहीं है, तो अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचे। क्या हम संसाधन विहीन होकर कुछ नहीं कर सकते। तो जब समझ में आया कि यदि हम सभी बच्चों तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या हम उन तक पहुंच सकते हैं जो बच्चों के बीच रहते हैं। इस सिद्धांत से हमने तय किया कि हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जिनके अंदर इंटेंट फर्स्ट, इंटेंट मतलब इरादा जिनका मजबूत हो, जिनको गांव समाज में कुछ शिक्षा देने की इच्छा हो, जिनमें प्रेरणा हो कि वह स्वाभिमान से कुछ कर सकते हैं, उनके बीच में जाना है। एलिजिबिलिटी कैन बी बिल्ड अपॉन, एलिजिबिलिटी हम योग्यता विकसित कर सकते हैं, लेकिन वो जो इरादा है वो विकसित करना बाहर से संभव नहीं है। तो इरादे वाले महिलाओं को, युवतियों को खोजने का एक प्रक्रम चला। हमने खोजा, हम गांव गांव गए, अपने संपर्क के प्रत्येक लोगों से संवाद किया कि हमें ऐसे लोगों को जोड़ के दीजिए। और हमने उनसे बात की कि भाई देखो, हमारे पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि गांव समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। कैसे संभव है। तो उसमें भी कुछ युवतियां, कुछ महिलाएं आगे बढ़कर आई और उन्होंने कहा कि हम पढ़ाएंगे, आप हमें बताइए कि कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होती है। उसके बाद से क्रम चला कि प्रत्येक रविवार को, पिछले 300 रविवारों से प्रत्येक रविवार को एक ऑनलाइन सेशन चलता है। वहां महिलाएं जुड़ती हैं। देश के लगभग 25 के लगभग काफी योग्य प्रवीण शिक्षक उसमें ट्रेनिंग देते हैं और विभिन्न विषयों को उनको समझाते हैं और वो आगे जाके वो कम्युनिटी एजुकेटर्स अपने समाज में कोई 20 बच्चों को, कोई 30 बच्चों को, और हमारे बीच में तो एक दो ऐसे उदाहरण हैं जो 50-55 बच्चों को पढ़ाती हैं और जिनके बच्चे नवोदय वगैरह भी क्वालिफाई करते हैं। तो इस तरह से एक यात्रा चली सक्षमीकरण की, संवेदीकरण की। ऐसा विषय बढ़ता चला। इस प्रयोग की शुरुआत में बहुत लोगों ने अहेतुक साथ दिया, मतलब ऐसे लोगों ने साथ दिया। इसके लिए कोई प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं है। यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर कुमार कात्यायनी, उन्होंने इसके मौलिक समय में, कोविड में भी हम लोग जब भी कुछ थोड़ा ब्रेक होता था उसमें जाते थे, किसी गांव विजिट करके आते थे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला जाते थे। जशपुर जिले की यशस्वी जशपुर की टीम ने हमें कंटेंट डेवलपमेंट में काफी मदद किया।
क्रम बढ़ता गया और आगे चलते हमने समझा, हमने अपने ज्ञान दूतों को बताया कि देखो हम पैसे नहीं दे सकते, लेकिन आपकी ज्ञानशाला बेहतर हो तो उसके लिए संसाधन की व्यवस्था जरूर करेंगे। तो हमने उनके लिए व्हाइट बोर्ड हुआ, स्टेशनरी हुई, ग्लोब हुआ, इत्यादि इत्यादि अन्य चीजों की व्यवस्था की। उसके बाद जब विषय और आगे बढ़ा तो जिन ज्ञान दूतों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया उनके लिए हमने एंड्रॉयड प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था की, ताकि वो अपने आफ्टर स्कूल आवर्स में जो क्लासेस कम्युनिटी में चला रहे हैं उसमें एक स्मार्ट क्लास का माहौल बना सके। उसमें वो वीडियो भी आता है, ऑडियो भी आता है, और यूट्यूब पे जो वो पढ़ाएंगे वो उसको वो बच्चों को समझा सकते हैं और चीज़ों को रोचक बना सकते हैं। तो ऐसे प्रयोग करते हुए सारी कहानी चलती है। और अब तो ऐसी प्रेरणा हमने अपने ज्ञान दूतों को कभी ये, उन्होंने कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि साहब हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें तो कोई पैसे आप नहीं दे रहे, हम क्यों काम करें। ऐसे भी लोग आए, लेकिन वैसा समय बीता कि 3 महीना बीतने के बाद उन्होंने ही कहा कि हमारा मनोबल बढ़ गया है, हमारे पास 20 बच्चे आ रहे हैं और तो और अब समाज हमें कुछ दे भी रहा है। तो हमारा समाज बड़ा कृतज्ञ है आपसे। आप अगर उसको कोई सेवा देते हैं, कुछ करते हैं, तो निश्चय ही निश्चय वो कुछ ना कुछ लौटाता है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ज्ञानदूत यहाँ उपस्थित हैं, वो बात भी करेंगे, वो बताएंगे कि उनको आज समुदाय किस तरह से कंपेंसेट करता है, कैसे पारितोषिक देता है। तो ऐसा करते हुए विषय चला। आज उपलब्धि हम नहीं गिनाएंगे, हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि हम पहुंचे कहाँ हैं। तो 300 घंटे की ट्रेनिंग की है, 150 महिलाएं इसमें प्रशिक्षित होकर निकल चुकी हैं। हम किसी को उसमें बांधते नहीं हैं कि आपको यहाँ बंधे ही रहना है, आप स्वतंत्र हैं। 20 के लगभग केंद्र अभी फुल फंक्शनल है, जिसमें 700 से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंचते हैं। 2 प्रकाशन हमने विकसित किए, जिसमें एक FLN के ऊपर एक प्रकाशन विकसित किया, जिसमें मात्र 35 पन्ने में हिंदी, अंग्रेजी, गणित का कक्षा 1 से 5 तक के सारे मौलिक तत्व मौजूद हैं और अगले 35 पन्नों में उनका मूल्यांकन प्रश्न उपस्थित है। उसी तरह से दूसरा कुशल बचपन करके एक किताब विकसित की, जिसमें बच्चों के जीवन कौशल के ऊपर बात की जाती है। तीसरा एक बच्चों के मोटिवेशन पे किताब मैन्युस्क्रिप्ट रेडी है, छपवाने की व्यवस्था होते ही उसको भी लेकर आएंगे। तो पिछले 6 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में ISDG और ज्ञानशाला ने लंबी दूरी पार की है। और आज की इस कॉन्क्लेव का यही अर्थ है कि हम अन्य जो संस्थाएं भी आई हैं उनसे भी समझें कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, NGML पे वो कैसे काम कर रहे हैं, MLL को कैसे अचीव कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे हम उनको गंभीरता से समझेंगे। कम्युनिटी आउटरीच कैसे कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय को कैसे सहयोग दे रहे हैं, प्लस हम जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कर रहे हैं उनको भी अब हम स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। और साथ ही क्या हम किसी और संस्था को सहयोग कर सकते हैं, क्या हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनसे किसी और संस्था को लाभ हो सकता है, कुछ और ज्ञानदूत विकसित हो सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करेंगे और यहाँ से एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको आप सभी से शेयर करेंगे। उससे अगर झारखंड का भला होता है तो हमको उससे ज्यादा खुशी कहीं और नहीं मिलेगी। तो इसी चिंतन को लेके ज्ञानदूतों का अनुभव सुनेंगे, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए प्रतिनिधि जो काम कर रहे हैं उनको पैनल में सुनेंगे, और संभव है कि यहाँ से एक नई लहर निकलेगी और बुनियाद को मजबूत करने की ये कहानी और आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में न केवल हमें पहल को और गहराई से समझने का अवसर देती है, बल्कि शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए इस प्रयास को नई दृष्टि और प्रेरणा भी देती है। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनेंगे शिक्षा और FLN के सामाजिक दृष्टिकोण पर। हमारे अगले अतिथि ने सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सामाजिक विकास के क्षेत्र में वर्षों का अनुभव अर्जित किया है। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका अनुभव यह दर्शाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका असर समाज के हर स्तर तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। मैं सादर अनुरोध करती हूँ मिस्टर हलधर महतो जी से कि कृपया मंच पर पधारे और अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर सिंह, आदरणीय दीपक जी, पारुल जी, संतोष जी, देवाशीष जी, आदरणीय अभिभावक जी, अभिभावकगण और उपस्थित साथियों, मुझे लगता है कि 6-7 साल पहले की बात है जब हम लोग और देवाशीष जी लोग इन चीज़ों पर विचार करते हुए जूझ रहे थे कि कैसे गांव में भी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको कैसे निखारा जाए। स्कूल है, बच्चे जाते हैं, स्कूल से लौट के आते हैं, लेकिन वो जो कम्पीट करना शहर के बच्चों के साथ, यही हम लोग का विषय था कि शहर के बच्चों के साथ कैसे कम्पीट करेंगे। क्योंकि शहर के बच्चों को वो माहौल मिलता है, वो सुविधाएं मिलती हैं कि वो
अच्छे टीचर से रूबरू हों। प्राइवेट स्कूलों का इनको सानिध्य प्राप्त होता है, अच्छे शिक्षक भी मिल जाते हैं, लेकिन गाँव में नहीं मिल पाते हैं। और ये एक चैलेंजिंग टास्क था जिसके लिए जूझ रहे थे। तो उसी क्रम में जब ये बात आई थी, हम देवाशीष जी लोग शुरुआत किए थे, तो जैसा अभी देवाशीष जी ने ब्रीफ किया, थोड़ा सा समय निकल जाते थे गाँव में, कोई भी एक संपर्क सूत्र हो कि आपके यहाँ स्कूल खुल सकता है, हम लोग ट्रेन करेंगे, शुरुआत तो कीजिए। तो यही सवाल आते थे, हमको क्या मिलेगा। तो ये कन्विंसिंग का एक दौर चलता था। और इसी क्रम में 1, 2, 4 बहुत सारे खुले भी, बंद भी हुए। बहुत जगह एफर्ट लिए, खुले नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ खुले, जहाँ जहाँ मोटिवेटेड, जहाँ पर ज्ञानदूत मिले, एक तो उनका अपना भी श्रम, और दूसरा जो जिस तरह से हम लोगों ने ट्रेन करने की कोशिश की, विभिन्न शिक्षाविदों को एक सूत्र में जोड़कर उनको वो कैसे बेहतर रूप से बच्चों को समझा सकते हैं, इसका परिणाम सामने है। ठीक है, संख्या हमारी कम ही हो स्कूलों की जो लगातार चल रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन जो माहौल और जो सम्मान मिलता है और जो रिकॉग्निशन मिल रहा है। मैं कल ही रात को यहाँ आने से पहले रात को 1 घंटे बात किया, आज यहाँ पर हैं गीता देवी, उनका कैसा चल रहा है। सुबह 5 बजे से बच्चे उनके घर के बाहर लाइन लगा के खड़े थे, ये पूरे ठंडे में, और उसके बाद उनके पास वहाँ से पढ़ के फिर वो स्कूल जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से एक्सेप्टेंस जो किस लेवल तक का है वो दिखता है साफ साफ। अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह हुआ, उस इलाके में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं जो बाकायदा अच्छी खासी मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं, लेकिन ये ज्ञानशाला से जो निकले हुए बच्चे थे, फाइनली ये बच्चे 1, 2, 3, 3rd पोजीशंस में वहाँ पर उस प्रतियोगिता में शामिल होकर के स्थान पाए। ये अपने आप में दिखाता है कि क्या क्वालिटी एजुकेशन के साथ हमारे ज्ञानदूत निकाल पा रहे हैं। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है, और उम्मीद करते हैं कि चूंकि ये एक तरह से आर्थिक सहयोग तो कहीं नहीं है, लेकिन जो भी है वो मोटिवेशन के साथ है, लोगों का सहयोग है। जैसे कहीं से भी प्रोजेक्टर मिल गया, कहीं से किताब मिल गई, कहीं से कुछ मिल गया, ये अपने आप में मतलब एक बड़ा सहयोग। और इसी के माध्यम से आज के दिन जो 20 ज्ञानशालाएं अनवरत चल रही हैं, छोटा ही सही, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि छोटे से माइक्रो लेवल तक जाएंगे ही हम लोग, कहीं ना कहीं इसका रिकॉग्निशन होगा। और सबसे बड़ा जो चीज़ है कि शायद वो भरपाई शायद कोई नहीं कर पा रहा है आज के दिन में, खास करके उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता गाँव में रहते हैं, वैसे इलाके में अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, वैसे जगह पर अच्छी शिक्षा उपलब्ध करने का ही प्रयास, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और लगता है कि हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ से वापस जाने के बाद अगर अपने अपने इलाके में अगर एक और भी अगर ज्ञानदूत सेंटर अगर खोल सके, ज्ञानशाला खोल सके, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अजय सर, आपने अपने बहुमूल्य अनुभव और दृष्टिकोण हमारे साथ साझा कर हमें शिक्षा और समाज के बीच गहरे संबंध को समझाने का अवसर प्रदान किया। इस सत्र में आगे बढ़ते में उनका अनुभव यह दर्शाता है कि शिक्षा केवल नीति और जानकारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका उद्देश्य हर बच्चे तक पहुंचना और वास्तविक प्रभाव सुनिश्चित करना है। इसी भाव के साथ मैं सादर अनुरोध करती हूँ श्रीमती पारुल शर्मा जी से कि कृपया मंच पर पधारें और शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभव और दृष्टिकोण हमारे साथ साझा करें। IIM के डायरेक्टर आदरणीय दीपक जी और देवाशीष जी ISDG से और हल्दर सर और सभी गणमान्य अतिथि जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, और ISDG की सारी टीम और यहाँ उपस्थित बहुत सारे साथी जिनको मैं पहचानती हूँ, उन सभी को मेरा विनम्र अभिनंदन। बच्चों के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर अगर है तो वो अभिभावक है और उनका समुदाय है। और इस बात को अगर हम लोग देखें तो सरकार इसको मानती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में समुदाय की सहभागिता को एक बहुत विशेष महत्व दिया गया। यूनिसेफ के सभी डॉक्यूमेंट्स या शिक्षा के ऊपर जो भी काम होता है उसको गाइड करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं
चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स एंड सिस्टम्स, उसके अंतर्गत माना जाता है कि स्कूल एक घटक है, समुदाय भी एक महत्वपूर्ण घटक है। पॉलिसी और सिस्टम उन सारे घटकों को साथ में लेकर के चलने के लिए बनाया गया एक फ्रेमवर्क है। तो समुदाय का महत्व बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है और कई बार इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अगर हम बहुत सारे सरकारी या अन्य अलग अलग संस्थाओं द्वारा लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को देखें तो कई बार हम लोग आमतौर पे बोल दिया जाता है कि अभिभावकों में जागरूकता का अभाव है और इस जागरूकता के अभाव के कारण वो बच्चों को रोज स्कूल नहीं भेजते, उनको शिक्षा का महत्व मालूम नहीं है और वो उस तरीके का सहयोग अपने बच्चों की शिक्षा में नहीं करते जो करना चाहिए। तथ्य कुछ और कहते हैं, तथ्य कुछ और कहते हैं और कई बार ऐसे स्टडी किए गए हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी जो है वो कम से कम 20 साल पहले हुआ था, जिसको प्रोब रिपोर्ट कहा जाता है, पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन। और उसमें ये बात समझ में आई थी, ये 90s के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही थी कि अधिकांश माता पिता, अधिकांश क्या सारे ही माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत सजग हैं, वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ वो जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा को समझने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते कई बार, और वो अपनी भाषा को उस फॉर्म में नहीं ला पाते जिस फॉर्म को हम लोग समझते हैं। तो अक्सर ये होता है कि लोग बोलते हैं कि बच्चे के लिए माता पिता आकर के बोलते हैं कि मिड डे मील की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट बच्चे के माता पिता आकर के ये नहीं बोलते कि शिक्षा की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मिड डे मील उनको दिखता है, वो जो कहना चाह रहे हैं वो शिक्षा के बारे में है, बट वो शिक्षा के बारे में अपने को एम्पावर्ड नहीं महसूस करते, सशक्त नहीं महसूस करते कि वो उसके बारे में बोल पाए कि जो हमारा बच्चा है वो सुबह से शाम तक स्कूल जाता है और उसके अंदर हमको परिवर्तन नहीं दिखता, हमको ठीक नहीं लगता, लेकिन वो बता नहीं सकते कि क्या चीज मिसिंग है, लेकिन उनको समझ में आता है। तो अगर कोई एक सरकारी स्कूल अच्छा पढ़ाने लगता है तो आसपास के प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटवा करके उसमें आने लगते हैं। अगर एक सरकारी स्कूल में कुछ गतिविधियां अच्छी शुरू हो जाती हैं तो तुरंत बच्चों का समय पे आना, ये हम सभी लोगों के अनुभव है कि अगर स्कूल समय से खुलता है बच्चे समय से स्कूल आने लगते हैं। थोड़ा समय लगता है व्यवहार परिवर्तन में, लेकिन ये होने लगता है। तो इन्हीं माता पिता को अगर किसी तरीके से एम्पावर किया जाए कि ये शिक्षा के डायलॉग को ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सके। एसएमसीज के बारे में हम लोगों ने ये सुना है कि एसएमसी मेंबर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो मिलना नहीं चाहते, बट कारण ये भी है कि एसएमसी मेंबर्स के साथ इस तरीके का कोई प्रयास नहीं हुआ कि उनका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग हो, एसएमसी में उनके क्या रोल है, क्या दायित्व है, उनको मालूम हो और उनके आसपास के समाज को भी मालूम हो। यूनिसेफ सरकार के साथ मिल करके और अन्य सभी संस्थाओं के साथ मिल करके इसके ऊपर कुछ प्रयास कर रहा है कि माता पिता और बच्चों का जुड़ाव बढ़े, और जब बच्चे स्कूल से घर में आए तो कम से कम ये बात पूछी जाए माता पिता द्वारा कि आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ। और ये सवाल न केवल बच्चे से पूछा जाएगा, जैसे ही आप बच्चे से ये सवाल पूछना शुरू कर दोगे उसकी गूंज स्कूल तक सुनाई पड़ेगी। स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके अंदर भी वो अकाउंटेबिलिटी का भाव आ जाएगा, और अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने से बड़े के ऊपर अकाउंटेबल मानते हैं, के प्रति अपनी जवाबदेही समझते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे कम कमाता है, हमसे कम पावरफुल है, उसके प्रति हम लोग अपने को जवाबदेह नहीं मानते, तो अक्सर ये दिक्कत आती है। लेकिन जहाँ माता पिता अगर अपने बच्चों से ये सवाल करना शुरू कर दें कि आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, कौन सी चीज तुम्हें अच्छी लगी, कहाँ तुमको अच्छा नहीं लगा, वहां पे वो डायलॉग बदल जाएगा। सिमिलरली ये जो प्रयास हो रहा है जहाँ पे बच्चों के साथ आउट ऑफ स्कूल सपोर्ट दिया जा रहा है, तो ये जो थोड़ा सा सपोर्ट है हम इसको इस तरीके से नहीं देखते कि ये स्कूल से अलग एक कार्य है। जब बच्चे स्कूल के बाहर पढ़ना शुरू कर देंगे, सवाल पूछना शुरू कर देंगे, तो अपने आप एक प्रेशर पड़ता है स्कूल के ऊपर कि वहां पे भी उस तरीके का माहौल बने और उसको सहयोग मिले। अब स्कूल को सहयोग करने के बहुत तरीके हैं, उनमें से ये भी एक तरीका है कि समुदाय के लोग सजग हों, बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई के विषय में बातचीत करें और उनको सपोर्ट करें, और जब बच्चे वो जानकारी और वो ज्ञान लेकर के जब स्कूल में जाएंगे तो उनका बिहेवियर अलग होगा,
टीचर के साथ उनका बर्ताव अलग होगा, उनका कॉन्फिडेंस अलग होगा, और ये कॉन्फिडेंस भी टीचर को मजबूर करेगा कि वो उनके प्रश्नों का जवाब दें, ज़्यादा तैयारी के साथ स्कूल में आए, बहुत सारी समस्याओं को हल करें। और ये सिर्फ एक हम उस नज़र से इस पूरे प्रयास को देखते हैं, क्योंकि कई बार लोगों का सोचना ये हो सकता है कि इसका मतलब हम स्कूल का कोई ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। नहीं, हम स्कूल का ऑल्टरनेटिव नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि जब समुदाय में भी पढ़ाई के बारे में चर्चा शुरू हो जाएगी और समुदाय को कुछ सिंपल टूल्स के द्वारा एम्पावर कर दिया जाए कि वो बच्चे के साथ एंगेज कर पाए। रूम टू रीड और यूनिसेफ और जेईपीसी ने मिलकर के पेरेंट्स एंगेजमेंट कैलेंडर बनाया था, जिसमें कुछ गतिविधियों का लिस्ट था जो बच्चे घर में जाकर के, जिसके बारे में पेरेंट्स को बताया गया और पेरेंट्स बच्चों के साथ वो चीजें कर पाए। और उनमें बहुत छोटी छोटी चीजें थी, जैसे कि किसी दिन वो कैलेंडर के तरीके से था और हर दिन के लिए एक गतिविधि थी। द आइडिया वाज कि अगर 30% भी ये काम हो जाए तो 30% दिन भी अगर बच्चे के साथ पेरेंट्स ऐसे एंगेज करें तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और वो गतिविधियां ऐसी थी जैसे कि अगर आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई कहानी है आपके समुदाय में, वो कहानी बच्चे के साथ साझा करी जाए। आज अगर 26 जनवरी है तो उस दिन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हैं, उसमें कुछ क्यूआर कोड भी थे, कुछ टिप्स भी थे कि आप इस पे एंगेज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे दिवस हों जिसमें सिर्फ बच्चे की तारीफ करें, आप अपने बच्चे की कोई एक खासियत सोच के बारे में सोचें और उसकी तारीफ करें। और बहुत मुश्किल हुआ जब हम लोग इसको पायलट के तरीके से कर रहे थे इस काम को, तो कई बार रियलाइज हुआ कि पेरेंट्स ने कहा कि हमने तो अपने बच्चे को इस नजर से देखा ही नहीं कि उसकी किस बात पे तारीफ की जा सकती है। लेकिन ये जब बात हुई उनके साथ तो उन्होंने उस नजर से देखना शुरू किया और उन्होंने छोटी छोटी बातें ढूंढी कि ड्राइंग बनाता है तो ये घंटों बीत जाते हैं, लेकिन जब तक ड्राइंग कंप्लीट नहीं होती तब तक ये नहीं उठते। तो जो पेरेंट ये मानते थे कि हमारे बच्चे फोकस नहीं है, उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसको देख करके बच्चा पूरे उत्साह और मेहनत के साथ उसमें जुटा रहता है घंटों, और वो अगर उसमें जुटा रहता है तो उस स्किल को हम लोग ट्रांसफर और चीजों में भी कर सकते हैं अगर वो सहयोग और रास्ता दिखाया जाए। कभी बच्चे की कॉपी सिर्फ पलट के देखिए कि आज इसमें क्या क्या काम हुआ था। तो इस तरीके के कुछ टिप्स इस कैलेंडर के माध्यम से भी और बहुत सारे अलग प्रयासों के माध्यम से कुछ वीडियोस बनाए गए जिसमें पेरेंट्स को इन चीज़ों के बारे में एक कहानी के द्वारा समझाया गया कि बच्चों की तुलना ना करें। बच्चों में चिड़चिड़ापन अगर आता है तो पेरेंट्स किस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा और बहुत बड़ा प्रयास है जो हम लोगों को अभिभावक और समुदाय के साथ करना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरीके का प्रयास हो रहा है और इसको मॉनेटरी इंसेंटिव से नहीं लिंक करके समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं और हमारा जो जुड़ाव है उससे लिंक हो रहा है। और ये सेल्फ मोटिवेटिंग हो सकता है कि अगर हम बच्चों के साथ बैठते हैं तो वो बच्चों के साथ बैठना ही हमको वो उत्साह दे सकता है जो हमको कंटिन्यू करने के लिए प्रेरित करे। ये काम नहीं बनना चाहिए, ये बोझ नहीं बनना चाहिए, ये दायित्व नहीं बनना चाहिए कि हर दिन आपको 1 घंटे ऐसा ऐसा काम करना है, बट ये अपने उत्साह और अपने जो अपनी खुशी है उसके साथ ये होना चाहिए। क्योंकि बच्चे के साथ अगर आपको रहना है तो एक चीज जो सबसे बड़ी बात है कि संबंध जो है वो हर टेक्निकल एड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो उत्साह नहीं है जो बच्चे के साथ एंगेज हो रहा है तो किसी भी तरीके का बाहरी जो एड है या बाहरी जो दबाव है वो बदलाव नहीं ला सकता। हैविंग सेड दैट, कुछ टूल्स बनाए जा सकते हैं, जो टूल्स बनाए भी गए हैं जो इस एंगेजमेंट को स्ट्रक्चर करने में, इस एंगेजमेंट को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरीके के टूल्स आप शेयर कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ। और ISDG की और सभी के टीम को और शिक्षा दूत को और सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सा धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल मैम, हमारे साथ अपने विचार और अनुभव साझा मान के साथ इंतजार कर रहे थे। आज हमारे बीच उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी दूरदृष्टि, अनुभव और नेतृत्व क्षमता ने शिक्षा, नीति और संस्थागत विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके मार्गदर्शन और अनुभव ने न केवल शिक्षा के नए क्षेत्र में नई ऊंचाइयां तय की है, बल्कि उन्होंने अपने विचारों और पहल से समाज के युवा पीढ़ी को भी काफी प्रेरित किया है।
मैं सादर अनुरोध करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव जी से कि कृपया मंच पर पधार कर अपने बहुमूल्य विचार इस सभागार में साझा करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव। जोहार, नमस्ते आदरणीय अयोध्यानाथ मिश्रा जी, देवाशीष जी, मंचासीन श्री हल्दर महतो जी, श्रीमती पारुल जी, श्री संतोष जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संस्थान का, जिन्होंने इस प्रकार का जो आज कार्यक्रम आयोजित किया, और विशेष रूप से देवाशीष जी का। मेरा ऐसा मानना है कि समाज में ऐसा व्यक्तित्व जो अलग अलग क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई हो। देवाशीष मर्चेंट नेवी में थे, आईआईएम में टॉपर हैं। आप कभी आईआईएम में आए तो हम लोगों का एक लिस्ट लगी हुई है, ये मेरिट लिस्ट में थे। और उसके बाद सामाजिक जो व्यवस्था है हमारे देश की, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देवाशीष जी अलग अलग विकल्प, अलग अलग आयामों में, और उसी का परिणाम इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। ऐसे बहुत से व्यक्तित्व की आवश्यकता है समाज में। और अगर आप मुझसे पूछें कि देश, हम लोग प्रगति के पथ पे हैं, विकास के नए नए आयाम देश में, सामाजिक जो विकास है वो भी है, इसके साथ साथ तकनीकी विकास भी है। लेकिन आज एक सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो एक्सपेरिमेंट करने की, प्रयोग धर्मिता। हम सबके पास विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं, आइडियाज होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम उन आइडिया को रोक देते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें, आइडिया को हम खत्म कर देते हैं। और हम विचार, एक व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था का एक अपेक्षा करते हैं जहां एक गारंटेड आइडिया हो, ब्लॉकबस्टर आइडिया हो, और उसको करने के लिए संसाधन हो। और उन संसाधनों की प्रतीक्षा में हम बरसों लगाते हैं कि हमारे पास आइडिया है लेकिन हमें संसाधन चाहिए। हमारे पास ये समस्या है, हमारे पास ये समस्या है, हमारे पास ये नहीं, अगर ये होता तो ये होता। वहां पे एक चॉइस है, क्रिएट और कंप्लेन। अगर हम क्रिएट करना चाहें तो छोटा भी आइडिया एक बड़ी भूमिका में और बड़े परिणामों के रूप में उभर सकता है। आज वो एक्सपेरिमेंट करने की और एक्सपेरिमेंट जो प्रवृत्ति है, ट्रेंड, उसको लाने की आवश्यकता है। और जब हम बात करें समाज में, तो समाज की शुरुआत, तो समाज में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा का है, और शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। ऐसा भी माना जाता है कि पावर ऑफ स्मॉलनेस, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जो बड़े बड़े आज जो विचार हैं और जो शुरुआत हुई है, वो एक बहुत छोटे स्तर से, बहुत कम संसाधनों के साथ हुई है। चाहे वो हम ग्रामीण बैंक की बात करें या और भी जो ग्लोबल कॉरपोरेशन है दुनिया के, उनकी भी शुरुआत एक्सपेरिमेंट और बहुत कम से कम रिसोर्सेज में हुई। हम लोग पढ़ाते भी हैं कि आपका विचार, अगर कोई इस प्रकार का आइडिया है, उसे आप कम से कम रिसोर्सेज में, जीरो कॉस्ट में आप किस प्रकार से आप बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। स्मॉलनेस की पावर है कि आप उसमें टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ स्मॉलनेस। ये जो पूरा जो कार्यक्रम है, ज्ञानशाला, ज्ञान दूत, इस प्रकार से, जैसा कि देवाशीष ने बताया कि कोविड के दौरान इस परियोजना को बनाया गया, योजना को बनाया गया, और किस प्रकार से लाइक माइंडेड जो व्यक्ति हैं समाज में, उनके माध्यम से, और बिना किसी प्रकार के आर्थिक इस प्रकार का जो देह है और आर्थिक जिस प्रकार का नहीं रखते हुए, एक सामान्य जो एक विचार था उसको एक बड़े उद्देश्य में शामिल करना, ये अपने आप में एक्सपेरिमेंट का एक उदाहरण है, और ये दिखाता है पावर ऑफ स्मॉलनेस। अब बात करते हैं एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन के जो हम इंटरवेंशन करते हैं, एजुकेशन के कई उद्देश्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेसिक, फर्स्ट ऑर्डर जो एजुकेशन का, मेरा ऐसा मानना है, उद्देश्य है
सिंप्लीफाई हाउ वी थिंक। हमारी सोच में एजुकेशन के माध्यम से सरलता आए, और अलग अलग प्रकार से। अगर एजुकेशन आपकी सोचने की क्षमता को सरल नहीं बनाता है तो कहीं ना कहीं कमी है। सामान्यतः होता क्या है कि हमारा जो माइंड है, हम लोगों को आदत होती है कि बहुत एनालिसिस करने की, क्योंकि हम सबका माइंड इस तरीके की हमारी ट्रेनिंग है और इस तरीके का जो परिवेश होता है, मिलना जुलना और समझना, हम हर चीज को एक एनालिटिकल रूप में देखते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें, अधिकांश चीजें सरल होती हैं। तो एजुकेशन का तात्पर्य ही, एजुकेशन का जो उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य कि टीचर, इंस्ट्रक्टर और जो भी उस व्यवस्था में है तो पूरी प्रक्रिया को सरल बना सके। सिंपल बनाए बट सिंपलेस्ट नहीं। सिंपलेस्ट बनाने का भी एक अपना प्रभाव है। अगर आपने सिंपलेस्ट बनाया तो उसमें इंटरेस्ट नहीं, सिंपल बनाए। एजुकेशन एक यात्रा है, शिक्षा एक यात्रा है। पहला स्टेज जो एजुकेशन का है वो कवरिंग। कवरिंग हर जो आपका विषय है, जो आप पढ़ाना चाहते हैं, उसमें एक तारतम्य होना चाहिए, एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है वो कवरिंग की। इस विषय को हमें पढ़ाना है, ये बिंदु हैं और इस समय में हम इसको कराएंगे, तो एक कवरिंग स्टेज है। दूसरा स्टेज है अनकवरिंग। जो अनकवरिंग का तात्पर्य है कि जो फॉर्मल वे में नहीं, लेकिन उसका जो एक्शन है, उस एजुकेशन इन एक्शन, एजुकेशन इन प्रैक्टिस, और जो उसका जो सामाजिक प्रभाव है, वो अनकवरिंग के अंतर्गत आता है। तीसरा स्टेज एजुकेशन का है डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग जहां आप कोई नया विजडम, नॉलेज, इस तरीके का आपके प्रयास हो। आज के समय में जब बहुत सारी तकनीक जो उपलब्ध है, और अभी तो एआई भी उपलब्ध है, कवरिंग है लेकिन कवरिंग पर्याप्त नहीं है। डिस्कवरिंग अगर ना हो, कम से कम अनकवरिंग पे फोकस हो। जो भी हम पढ़ाते हैं उसका किस प्रकार से उस एजुकेशन को और उस व्यवस्था को आप समाज में ला सकें, एक्शन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे करने से एजुकेशन काफी एक प्रैक्टिकल वे में हम उसे कर सकते हैं। अब हम जब बात करते हैं विकसित भारत 2047, जो हम सबका एक लक्ष्य है, और काफी हमारे अंदर क्षमताएं भी है, भारत प्रगति कर रहा है, और ऐसा मानना है कि और सशक्त, प्रगतिशील, विकसित भारत हो 2047 में। अगर एक अनुमान किया जाए, सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारक होगा भारत के विकसित बनने में और 2047 में, वो होगा ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। और मानव संसाधन, ऐसा कई उदाहरण है दुनिया में, मानव संसाधन के आधार पे कई देश जो एक समय में अल्पविकसित और विकासशील थे, वो समय के साथ विकसित हुए। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जब दोनों में विभाजन हुआ कोरिया का, तो उस दौरान नॉर्थ कोरिया वाला कोरिया का हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक विकसित था। लेकिन बाद में साउथ कोरिया, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट के दौरान उस प्रक्रिया में उसका परिणाम हुआ कि आज साउथ कोरिया एक टाइगर इकोनॉमी के रूप में, कम से कम एशिया में एक लीडिंग इकोनॉमी के रूप में, उसी प्रकार से फिनलैंड। मानव संसाधन एक ऐसा है जिसपे निवेश, और जो विकसित और विकासशील देशों के बीच विभेद करने वाला एक कारक के रूप में सिद्ध हुआ है। अब जब हम 2047 की बात करते हैं, उस समय जो मानव संसाधन होंगे उनका नेचर दूसरा होगा। केवल कवरिंग, केवल फॉर्मल एजुकेशन वो पर्याप्त शायद ना हो, और उसका कारण है तकनीक। एआई जैसे जिस प्रकार से एडवांसेज एआई के जिस प्रकार से आज के समय में प्रयोग किए जा रहे हैं, वास्तव में 2047 में बहुत तेजी से होगा। एआई आज के समय में सबसे पावरफुल टूल है। एआई की पावर है स्पीड, लेकिन एआई की एक लिमिटेशन है। एआई को हम एक जीपीएस के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन जीपीएस तय करने वाला जो है वो व्यक्ति ही है। डेस्टिनेशन आपको डिसाइड करना होगा, आपको कहाँ जाना है। अब जीपीएस को सही उपयोग करने के लिए आपको कुछ प्रकार के, अन्य प्रकार की इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। एआई के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो स्पीड है, लेकिन एआई के साथ जो लिमिटेशंस है वो है थिंकिंग एबिलिटी नहीं, कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं, मेटाकॉग्निशन आज की डेट में नहीं। और उन सारी चीजों को, एआई को हम किस प्रकार से ज्यादा लाभ ले सकें,
और इस प्रकार की स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और रिफ्लेक्सिबिलिटी, इन सबको हमें डेवलप करने की आवश्यकता है। अधिक निर्भरता एआई पे वो भी हानिकारक हो सकती है। कहाँ हमें उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है, और वो अपनी शिक्षा व्यवस्था में सिखाने की लर्निंग प्रोसेस में कैसे लाभदायक हो, वहाँ पे भी हमें सोचना होगा। और प्रकार की हमें इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, हमें इस तरीके के इसेंस की बात करनी होगी कि पर्पज क्या है, जीवन का पर्पज क्या है, मूल क्या है। इन सारी बातों को भी आने वाले समय में हमें उस पर चर्चा करनी होगी। तो 2047 जो भारत है, हमें इस प्रकार का एक सर्वांगीण जो मानव संसाधन है उसको विकसित करने की आवश्यकता होगी। जब हम इस प्रकार की योजना बनाएंगे तो आवश्यक है कि अर्ली इंटरवेंशंस भी जरूरी है। ऐसा पाया गया है कि 3 से 8 साल और तकरीबन 10 साल तक के बच्चों में अगर आपके इंटरवेंशंस होते हैं, वो लंबे समय तक लर्निंग में लाभदायक होंगे। और लर्निंग स्टाइल भी बच्चों की अलग अलग होती है। कुछ को एक्सपेरिमेंट ज्यादा पसंद होंगे, कुछ को मैथमेटिक्स ज्यादा पसंद होगी, कुछ को इतिहास और इस तरीके की कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी होगी। तो हर बच्चे का एक अलग अलग प्रकार का एक लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। इन सबको देखते हुए इंटरवेंशन की आवश्यकता है। सबसे बड़ा जो इंटरवेंशन आने वाले समय में और अभी हम समाज में देख सकते हैं कि माइंडसेट डेवलप करना। माइंडसेट को सिंपल भाषा में कहते हैं एक कॉग्निटिव फिल्टर, और उसको डेवलप करने के लिए हमें आवश्यकता है कि जो जो व्यवस्था है और जिस प्रकार का हमें इंटेलिजेंस चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड में हम उनको दें और उनकी भाषा में दें, सिंपल भाषा में दें। इसके लिए माइंडसेट डेवलप करने की बहुत सी टेक्निक्स भी हैं और यहाँ एक बहुत बड़े काम करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति एक निर्णय ले सके, व्यक्ति उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो और उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, जो विवेक कर सके ये सही है, ये सही नहीं, कॉग्निटिव बायसेस उसको बाहर निकल सके। इस प्रकार का माइंडसेट डेवलप करने की आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार का जो प्रयोग है और जो देवाशीष जी ने किया है और इस संस्थान ने किया है, ये आने वाले समय में एक छोटा प्रयोग है लेकिन इसकी पावर है और इस तरीके के और भी हमें प्रयोग करने की जरूरत है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से। एंड उसका ही परिणाम होगा कि हमारे पास एक इस प्रकार का मानव संसाधन हो जो देश को और समाज को नेतृत्व प्रदान कर सके। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं कि आप इस बड़े अच्छे कार्य में जुड़े हो। नमस्ते, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे अपने प्रेरक विचार और मार्गदर्शन के लिए। एंड स्मॉल इज ब्यूटीफुल स्टेटमेंट ने इस ज्ञानशाला इनिशिएटिव और इस कॉन्क्लेव को और भी अधिक सार्थक और जस्टिफाई करता है। आज के इस सत्र में हमने शिक्षा और एफएलएन को अलग अलग दृष्टिकोण से समझा। नीति से लेकर जमीन तक, अनुभव से लेकर प्रभाव तक, हमारे वक्ताओं और सम्मानित अतिथियों के विचारों ने इस मंच को वास्तव में बहुत अधिक समृद्ध और सार्थक बनाता है। अब हम इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा विराम लेंगे। इस विराम के बीच आप चाय का आनंद लें, आपसी संवाद करें और कृपया आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस हॉल के पीछे लगे स्टॉल पे जरूर भ्रमण करें। 10 मिनट के बाद इस कार्यक्रम में की अगले चरण की फिर से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।